Bismillahirrahmanirrahim. My name is Arushma Ijaz and I am here for the presentation of organic chemistry. My topic is chemistry of DNA and RNA. Next. The contents are introduction, DNA structure, DNA testing and forensic, sample sequencing, DNA hybridization technique, principle, DNA damage, what can kill DNA, spectroscopic analysis, RNA analysis, postmortem RNA stability. Next. Introduction. सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए की. डीएनए क्या है? डीएनए is made up of molecules called nucleotide. हर न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप, शुगर ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस होता है. नाइट्रोजन बेसिस की 4 टाइप्स हैं: एडेनाइन, थायमीन, गुआनिन और साइटोसिन. So the order of these bases is what determines DNA's instruction or genetic code. Next. अब हम बात करेंगे डीएनए स्ट्रक्चर की. डीएनए स्ट्रक्चर. वेटसन और क्रिक ने प्रपोज किया कि डीएनए 2 स्ट्रैंड से बना हुआ है जो राइट हैंडेड हेलिक्स बनने के लिए एक दूसरे के गिर्द ट्विस्टेड हैं. The 2 DNA strands are anti-parallel. इस तरह के एक स्ट्रैंड के थर्ड एंड को दूसरे के फिफ्थ एंड को फेस करना पड़ता है. हर स्ट्रैंड के थर्ड एंड में फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जबकि हर स्ट्रैंड के फिफ्थ एंड में फ्री फॉस्फेट ग्रुप होता है. The sugar and phosphate of the polymerized nucleotides form the backbone of the structure, whereas the nitrogenous bases are stacked inside. Next. अब हमें बताया जा रहा है कि ये नाइट्रोजनस बेसिस मॉलिक्यूल्स के अंदरूनी हिस्से में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब बेस पेयरिंग बनाना. डीएनए के डाइफ्रैक्शन पैटर्न के एनालिसिस ने ये तय किया है कि डीएनए में अप्रोक्सीमेटली 10 बेसिस पर टर्न हैं. The asymmetrical spacing of the sugar-phosphate backbones generates major grooves where the backbone is far apart and minor grooves where the backbone is close together. ये grooves ऐसी जगह हैं जहां proteins can bind to DNA. The binding of these proteins can alter the structure of DNA, regulate application or regulate transcription of DNA into RNA. Next. DNA testing in forensic. The DNA testing process is comprised of 4 main steps जो include करता है extraction, quantitation, amplification और capillary electrophoresis. So procedures में हम सबसे पहले extraction की बात करेंगे. Extraction. जैसा कि हमें पता है कि DNA is located within the nucleus of cells throughout the body. और एक्सट्रैक्शन स्टेप मतलब निकालने का मरहला ब्रेकिंग ओपन द न्यूक्लियस और डीएनए मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूशन में छोड़ने के लिए जिम्मेदार है. Common inhibitors commonly found in forensic cases are hemoglobin and indigo dyes from denim. Next. बीसीए में एक्सट्रैक्शन के 2 कॉमन मेथड्स यूज होते हैं. एक फिनॉल क्लोरोफॉर्म जिसे ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन कहते हैं और दूसरा थ्रू द यूज ऑफ अ रोबोटिक सिस्टम जिसे हम मैक्सवेल कहते हैं. मैक्सवेल पर सैंपल्स की रनिंग में कम से कम 2 घंटे लगते हैं और फिनॉल क्लोरोफॉर्म की मेथड का इस्तेमाल करते हुए मैनुअली तौर पर सैंपल्स को एक्सट्रैक्ट करने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं. Next. Next हमारे पास है quantitation.
तमाम डीएनए टेस्टिंग लेबोरेटरीज को जिन स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरना चाहिए, इनमें से एक ये यकीनी बनाना है कि डीएनए रिकवर्ड फ्रॉम एन एक्सट्रैक्शन इज ह्यूमन रादर देन फ्रॉम अनदर सोर्स सच एज बैक्टीरिया। और ये क्वांटिटेशन के जरिए किया जाता है, जहां क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन अ सैंपल इज मेजर्ड एंड असेस्ड। एडिशनली किसी सैंपल में डीएनए की अमाउंट की डिटरमिनिंग अगले मरहले में कामयाबी के लिए जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर एम्प्लीफिकेशन सिस्टम में इनपुट डीएनए की एक महदूद हद की जरूरत होती है। नेक्स्ट, अब ये स्टेप कंप्लीट होता है बीसीए थ्रू द यूज ऑफ अ परचेज्ड क्वांटिफायर डीएनए ह्यूमन क्वांटिफिकेशन किट, और फिर एबीआई प्रिज्म 7500 सीक्वेंस डिटेक्शन सिस्टम के नाम पर जानने वाले इंस्ट्रूमेंट पर तमाम सैंपल्स चला रहे हैं। इस प्रोसेस को सेटअप करने में 30 से 60 मिनट्स लगते हैं और फिर इंस्ट्रूमेंट पर रन करने के लिए तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लीफिकेशन। डीएनए एम्प्लीफिकेशन इज accomplished through the use of a technique known as polymerase chain reaction, मतलब पीसीआर। पीसीआर एक ऐसा अमल है जिसमें डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस की लाखों कॉपीज सिर्फ चंद घंटों में बनाई जा सकती हैं। ये फोरेंसिक डीएनए सैंपल्स के लिए जरूरी है, क्योंकि अक्सर क्राइम सीन पर मिलने वाला डीएनए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में महदूद होता है। नेक्स्ट, the molecular xeroxing process is completed by precise heating and cooling of the samples in a thermal cycling pattern for approximately 28 cycles. BCA के जरिए इस्तेमाल शुदा amplification kit डीएनए के 15 डिफरेंट रीजन्स के साथ साथ सेक्स डिटरमिनिंग मार्कर को भी बढ़ा देती है। नेक्स्ट, BCA परचेज एम्फिस्टर आइडेंटिफायर किट इस्तेमाल करता है और फिर सैंपल्स को ऐसे इंस्ट्रूमेंट पर रन करता है जिसको जीन एम पीसीआर सिस्टम 9700 के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस को सेटअप करने में अप्रोक्सीमेटली 15 से 30 मिनट लगते हैं और फिर थर्मल साइकिल इंस्ट्रूमेंट पर रन करवाने में तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। After the PCR reaction is completed, it results in a large mixture of amplified DNA molecules which need to be separated in order to distinguish the various molecules from one another. This is accomplished through a process known as capillary electrophoresis. DNA molecule carry करता है negative charge और एक बार जब electric current sample पर लगाया जाता है तो molecules thin capillary filled with gel like polymer में दाखिल हो जाते हैं और माइग्रेट करते हैं towards the positive anode at the other end of the capillary. Next, इसके बाद पीसीआर के प्रोडक्ट्स को साइज के लिहाज से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि छोटे डीएनए मॉलिक्यूल्स को बड़े डीएनए मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में पॉलीमर के जरिए माइग्रेट करने में आसान वक्त मिलेगा। इस प्रोसेस के डाटा को फिर सीई इंस्ट्रूमेंट से मुंसलिक कंप्यूटर पर कलेक्ट किया जाता है और फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के इस्तेमाल से डीएनए प्रोफाइल तैयार होता है। नेक्स्ट, BCA ABI प्रिज्म जेनेटिक एनालाइजर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है जो कि एक वक्त में 4 सैंपल एनालाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। Setup for this step takes approximately 10 to 15 minutes and each injection on the 3130 takes approximately 45 minutes. Next. Next है सैंपल
सीक्वेंसिंग स्किन, हेयर और सीमन के सैंपल से लेकर बैक्टीरिया इन डर्ट तक क्राइम सीन में छोड़े गए एविडेंस की एक वाइड रेंज से डीएनए को आइसोलेटेड किया जा सकता है, मतलब अलग किया जा सकता है। Forensic scientists, for example, those who work at Environmental Science and Research (ECR), are required to collect biological material from a crime scene. Blood is an excellent source of DNA. ये white blood cells से जमा होता है क्योंकि red blood cells में DNA नहीं होता है. DNA can also be obtained from the heads of individual sperm cells, from hair follicles, and from any other cellular tissue. Next. Extract the DNA. DNA is contained within the nucleus of cells. Cells को तोड़ने, DNA निकालने और इसे सेल के दूसरे कंपोनेंट से अलग करने के लिए केमिकल शामिल किया जाते हैं. Next. Copy the DNA. Forensic analysis के लिए अक्सर small amount of DNA available होता है, so the STRs at each genetic locus are copied many times using the polymerase chain reaction (PCR) to get enough DNA to make a profile. PCR के दौरान specific primers इस्तेमाल किए जाते हैं जो copied STRs पर fluorescent tag attach करते हैं. Next. Determine the size of the STRs. The size of the STRs at each genetic locus is determined using a genetic analyzer. Genetic analyzer copied DNA to gel electrophoresis के जरिए सेपरेट करता है और हर STR पर फ्लोरेसेंट डाई का पता लगाता है. This is the same piece of equipment used in the lab for DNA sequencing. Next. So is there a match? ये मैच भी हुआ या नहीं? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हर एसटीआर में कितनी बार रिपीट किया जाता है? इसका अंदाजा एसटीआर के साइज से लगाया जा सकता है. अगर मुख्तलिफ सैंपल्स में से 2 डीएनए प्रोफाइल्स एक जैसे हैं तो चांस है कि सैंपल्स मुख्तलिफ लोगों से आए होंगे. This provides strong evidence that the samples have a common source. डीएनए प्रोफाइल तैयार करने के लिए साइंटिस्ट 10 या इससे ज्यादा जेनेटिक लोकाई पर एसटीआर को एग्जामिन करते हैं. ये जेनेटिक लोकाई आमतौर पर मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स पर होते हैं. नेक्स्ट. नेक्स्ट है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक. So, in order to compare DNA from different species, scientists use a technique called DNA hybridization. इस तकनीक में 2 species से ताल्लुक रखने वाले DNA को मिलाया गया है, and the percent similarity can be assessed. Next. Next is its principle. DNA is double-stranded and individual bases bind based on Chargaff's rules of complementary bases. वो ये कि एडेनाइन पेयर करेगा with थायमीन और साइटोसिन पेयर्स करेंगे with गुवानिन. जब डीएनए को हीट किया जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेस पेयर्स के साथ मिलकर डिसॉल्व हो जाते हैं and the DNA separates into 2 single strands during a process known as DNA melting. वो टेम्परेचर जिसमें डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाता है इसे हम मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं. नेक्स्ट. जब डीएनए को ठंडा किया जाता है तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए दोबारा बाइंड और रीअलाइन होते हैं. ड्यूरिंग डीएनए हाइब्रिडाइजेशन द डीएनए ऑफ ईच स्पीशीज इज हीटेड टू द मेल्टिंग टेम्परेचर टू प्रोड्यूस सिंगल स्ट्रैंड्स. नेक्स्ट. इसके बाद हर एक स्पीशी के डीएनए का एक स्ट्रैंड एक साथ कंबाइंड हो जाता है और अलाउ करता है टू एनील टुगेदर मींस रिकंबाइन.
अब हमें बताया जा रहा है कि then the sample is heated gradually. अगर स्पीशीज का डीएनए सिमिलर है तो वो बेस पेयर्स के जरिए बहुत से हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं and the melting temperature will need to be higher to separate the strands. Next. Next is DNA damage. DNA damage is an abnormal chemical structure in DNA. जबकि स्टैंडर्ड बेस पेयर केमिकल स्ट्रक्चर इन डीएनए जबकि म्यूटेशन स्टैंडर्ड बेस पेयर की सीक्वेंस में एक तब्दीली है सेल के अपने मेटाबॉलिज्म जैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से डीएनए बेसिस को नुकसान पहुंच सकता है एंड कॉज लेशंस दैट कैन ब्लॉक प्रोग्रेशन ऑफ रेप्लिकेशन नतीजा क्रोमोसोम में डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स डीएसबीस है a DSB can also be caused by environmental exposure to irradiation other chemical agents or ultraviolet light. Next. The good news is that organisms have evolved checkpoint mechanisms ऐसे रद्द अमल जो सेल को बढ़ाकर अरेस्टिंग के जरिए रिपेयर या डैमेज को बर्दाश्त करने में आसानी पैदा करते हैं that inspect the genome for damage. इसके बाद ये सेल रिपेयर पाथवेज की एक सीरीज से गुजरता है जिससे जैसे बेस एक्सcision repair, nucleotide excision repair, and double strand break repair. DSBR. Next. So what can kill DNA? वो एजेंट जो डीएनए को कट कर सकते हैं या तबाह कर सकते हैं इनमें माइकोटॉक्सिन ब्लीच रस्टेड आयरन एक्सेसिव हीट और यूवी शामिल हैं नेक्स्ट Next is spectroscopic analysis. Spectroscopy has proven to be a non-destructive method for successfully analyzing different bodily fluids as well as other types of forensic materials such as drugs or fingerprints. This allows the evidence to be tested while still preserving it. इसने portable instrumentation को भी इस्तेमाल किया है जिससे किसी जुर्म की जगह पर टेस्टिंग करने का काम आसान हो जाता है यहाँ तक कि सीन से एविडेंस को भी हटाया जाता है नेक्स्ट Another advantage is that a specimen does not require any preparation to be evaluated by a spectrophotometer. Samples को identify करने के लिए जैसे body fluid spectrophotometer compares samples to data within a spectral library. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को दूसरे कंटामिनेंट्स को वेरीफाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो क्राइम सीन में मौजूद हो सकते हैं या ह्यूमन और एनिमल फ्लूइड्स में फर्क कर सकते हैं नेक्स्ट For example, in toxicology cases, it can evaluate the presence of chemical impurities in food or medical tablets. अगर कोई नायाब मटेरियल मिल जाता है तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के इस्तेमाल से ये मालूम करने में मदद मिल सकती है कि whether it was very specific to the crime scene या ये मुमकिना तौर पर वहाँ पैदा हुआ था पहले से ही. This helps forensic scientists to put various pieces of information together in order to answer questions and draw conclusions about crimes. Next. FBI क्राइम इन्वेस्टिगेशन में मुल्क का अहम रहनुमा है और स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस्तेमाल पर अमल दरामद से इसके हैजर्डस मटेरियल रिस्पांस यूनिट को बहुत The data provided by a spectrometer is reliable with little, if any, sample preparation and therefore makes it an ideal tool. Next.
आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल है जो जीन के कोडिंग, डिकोडिंग, रेगुलेशन और एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स में जरूरी है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। आरएनए में हर न्यूक्लियोटाइड में राइबोस शुगर होता है जिसमें कार्बन 1 to 5 होते हैं। वन बेस वन पोजीशन से अटैच होती है। इन जनरल एडेनाइन, साइटोसिन, guanine और यूरेसिल। The phosphate groups have a negative charge each, making RNA a charged molecule. The bases form hydrogen bonds between cytosine and guanine, between adenine and uracil, and between guanine and uracil. Next. Analysis. आरएनए एनालिसिस बीमारियों और मैकेनिज्म्स के इंसाइट पेश करता है जो मौत का बायस बनता है और वो फोरेंसिक पैथोलॉजी में मौत की वजह के डायग्नोसिस के लिए एक कीमती जरिए में तरक्की कर सकता है। Other possible applications include the determination of the age of wounds and injuries and of the post-mortem interval. The molecular identification of body fluids by analysis of cell-specific mRNA expression already represents a new technique supplementing DNA analysis in forensic cases. Next. So here we comes in the end, postmortem DNA RNA stability. मौत के बाद आरएनए सेल में पहले से मौजूद राइबोन्यूक्लियेसिस के जरिए डिग्रेडेड करता है और बैक्टीरिया या दीगर माहौलियाती आलूदगी से पैदा होता है। फिजिकल और गैर अहम केमिकल फैक्टर्स इस असर को बढ़ा देते हैं। इट इज वेल नोन दैट राइबोन्यूक्लियस रिच ऑर्गन्स सच एज पैंक्रियाज एंड लिवर एग्जिबिट रैपिड आरएनए फ्रेगमेंटेशन, जबकि दिमाग जैसे दीगर टिश्यूज में 96 और के पोस्टमार्टम तक बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी जाहिर होती है। तवील पोस्टमार्टम आरएनए स्टेबिलिटी फिटल और नियोनेटल लंग के टिश्यू, ह्यूमन बोन, रेटिना और ब्लड में डिस्क्राइब किया गया है। हालांकि लास्ट 2 स्टडीज में वायरस आरएनए से डेल्ट किया गया है। नेक्स्ट. The first systematic studies in humans have confirmed this and shown that mRNA suitable for RT-PCR can be extracted after postmortem intervals of more than 96 और अगरचे मजमूई तौर पर आरएनए में बढ़ती हुई तकसीम और कमी है in rats, these results have been reproduced with the brain as most stable mRNA donor and the liver as poorest RNA source. That's it. That's all from my side. Thank you. And these are the references.